क्या आपके फूड में जहर है? हमें और आपको ये पता ही नहीं कि ये बाजार हमें क्या क्या खिला रहा है। हमें जहर खिला रहा है, ऐसा जहर जो हमें धीरे धीरे बीमार कर रहा है, बहुत बीमार। जहर सिर्फ वो नहीं जिसे खाते ही मौत हो जाए, धीरे धीरे गंभीर बीमारियों की ओर धकेलने वाला भोजन भी जहर के समान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ केयर विद किशोर मालविया। इस सप्ताह एक बड़ी खबर आई केरल हाईकोर्ट से, जिसने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह फूड सेफ्टी के लिए 2006 में बने कानून की खामियों को दूर करे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि शुद्ध और बिना मिलावटी फूड जनता का मौलिक अधिकार है, जिसकी हर हाल में रक्षा होनी चाहिए। इसके लिए एक फूल प्रूफ कानून बनाने का दायित्व है सरकार का, क्योंकि सख्त कानून के अभाव में अक्सर मिलावट करने वाले बच निकलते हैं। अदालत ने यह टिप्पणी एक केस की सुनवाई के दौरान की, जिसमें पेप्सिको इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड पर अनसेफ मिंट और लेमन फ्लेवर्ड ग्रीन आइस टी बेचने का आरोप है। इस मामले में फूड एनालिस्ट और फूड लैब की रिपोर्ट में अंतर पाया गया। इसकी वजह से अदालत को केस खत्म करना पड़ा। आखिर खाने पीने के सामान में लापरवाही क्यों? आखिर सरकार उन बड़ी कंपनियों के प्रति नरम क्यों है जो मौत बेच रहे हैं? ज्यादा मुनाफा कमाने की लालच तो यहां तक पहुंच गया है कि अब भगवान के प्रसाद के लिए बनाए जाने वाले लड्डू में जानवरों की चर्बी से बने घी का इस्तेमाल हो रहा है। स्थिति खतरनाक हो चुकी है और सख्त और कठोर कदम उठाने की जरूरत है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे देश के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर अमिताभ बनर्जी से। डॉक्टर बनर्जी DY मेडिकल कॉलेज पुणे में प्रोफेसर एमिरेटस हैं। डॉक्टर साहब, आप न सिर्फ एक डॉक्टर हैं, बल्कि आप प्रोफेसर हैं, मेडिकल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते हैं, और इससे बढ़कर एक साइंटिस्ट हैं जो रिसर्च और स्टडी करते रहते हैं। फूड सेफ्टी के मामले में जो हमारे देश में कानून है और जो प्रैक्टिकल में, जो प्रैक्टिस में हो रहा है, आप संतुष्ट हैं उससे? नहीं किशोर जी, ये बहुत ही मुद्दा बहुत ही ये है, अर्जेंट मुद्दा है। खाली हमारे देश में ही नहीं है। अभी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक एनालिसिस आया है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो एडवाइजरी बॉडी है फूड सेफ्टी के ऊपर, उनको भी काफ़ी फूड इंडस्ट्री से कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट है। दे आर गेटिंग लॉट ऑफ इंसेंटिव्स फ्रॉम द बिग मार्केटिंग इंडस्ट्री। और हमारे यहाँ तो और भी ख़राब ये है समस्या हमारा, और ये है कि हमारे जो फूड पॉलिसी जो बनते हैं या गाइडलाइंस बनते हैं, उसमें हमारे जो प्रतिनिधि हैं फूड इंडस्ट्री के प्रतिनिधि भी उसमें शामिल होते हैं। तो इसमें तो सीधा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये मैं कल ही देख रहा था, डॉक्टर अरुण गुप्ता जो काफ़ी काम किया है इसमें, पीडियाट्रिशियन है, वो कह रहे थे कि ये प्रतिनिधि जो फूड इंडस्ट्री के प्रतिनिधि को शामिल नहीं होना चाहिए पॉलिसी जब बनता है, क्योंकि उसमें सीधा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। और उनके साथ बेशक हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, बेशक उनके साथ डिबेट करें, उनके इनपुट्स ले, पर जो वो उनको कमेटी में शामिल करना ये बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और उन्होंने यहाँ तक बनाया है कि जब ये प्रोसेस फूड होते हैं, जब ये आजकल पैकेज फूड होते हैं, अल्ट्रा प्रोसेस फूड होते हैं, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं इंजीनियर्स लोग डिसाइड करते हैं। इसमें कोई मेडिकल एक्सपर्ट्स या साइंटिस्ट इसमें बिल्कुल उनको मालूम नहीं है कि ये इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या चीज़ें जा रही है। और इसमें कई ऐसे आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स और भी कई ऐसे चीज़ें होती है जो कि आम जनता को पता नहीं चलता क्या क्या है इसमें। डॉक्टर साहब, आजकल एक बहुत ये इस बात पे जोर दिया जाता है, बल्कि कई पश्चिमी देशों ने शुरू भी कर दिया है कि जो जंक फूड बाजार में उपलब्ध है, जो नुकसान देने वाले फूड है, जैसे नूडल्स हैं या और भी जैसा आपने कहा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, उसको डिस्करेज करने के लिए सरकार उस पे एडिशनल और बहुत ज्यादा टैक्स लगाए, जैसे हमारे यहाँ सिगरेट पे होता है। क्या इससे स्थिति थोड़ी बहुत सुधरेगी? इससे स्थिति थोड़ी सुधरेगी, पर मेरे को लगता है ज़्यादा नहीं सुधरेगी। इसमें क्या होता है, अगर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो क्या होता है कि सरकार को इसमें फिर उनको भी एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, क्योंकि उनको भी रेवेन्यू मिलता है। तो देखा जाए तो ये एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन हो जाता है। और आजकल क्या है, डबल इनकम फैमिलीज है, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, तो वो कन्वीनियंस के लिए वो शायद ज़्यादा भी टैक्स बढ़ेगा तो फिर भी वो कंजम्पशन का थोड़ा कम होगा,
पर ज़्यादा कम नहीं होगा। और जो भी टैक्स बढ़ाएंगे वो कंज्यूमर के तरफ दे दिए, उनके ऊपर और ज़्यादा बोझ बन जाएगा। और जैसे मैंने बताया, आजकल डबल इनकम फैमिलीज है, तो उनको न्यूली रिच फैमिलीज है, ग्रोइंग हमारा इकोनॉमी है, रैपिडली ग्रोइंग मिडिल क्लास है, तो उनके पास सरप्लस पैसा है। और ये ब्राज़ील हमारे लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। ब्राज़ील भी बहुत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और अभी उनका जो ओबेसिटी लेवल है वेस्टर्न कंट्री जैसे हो गया है। तो हमारा भी जो मिडिल क्लास है उनके पास भी सरप्लस मनी है। तो टैक्स से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाना है और कुछ कानून लाना है जिसमें कि फूड पैकेट्स में जो इंग्रेडिएंट्स है उसको फ्रंट में दिखाए कि शुगर 10% है या सॉल्ट 10% है। अभी जो इंग्रेडिएंट्स है वो फूड पैकेज के पीछे वाले कवर में बड़े स्मॉल प्रिंट में होता है, वो कोई पढ़ता नहीं है। तो ये अगर अवेयरनेस देंगे हम लोगों को, और पर्टिकुलरली स्कूल कॉलेज में बहुत ज़रूरी है, पर्टिकुलरली स्कूल में ज़रूरी है, क्योंकि आजकल स्कूल के बच्चे क्या है कि वो कैंटीन में ऐसे अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स खरीद लेते हैं, ये लेते हैं। उनको अगर सिलेबस में एडिक्वेट किया जाए तो बच्चे बड़े जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। हालांकि जितने भी फूड इंडस्ट्री है अल्ट्रा प्रोसेस्ड है, वो बच्चों को टारगेट करते हैं। आप देखेंगे जो मॉडल्स है छोटे बच्चों को टारगेट करेंगे, जो लेज है या चिप्स है या थम्स अप है, कोको कोला है, तो वो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एज होता है। तो हमारा जो हेल्थ एजुकेशन भी हमको उसी एज से करना चाहिए, और स्कूल कैंटीन्स वगैरह में हेल्दी फूड का ये करना चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत से स्कूलों ने तो ये शुरू कर दिया है और स्कूलों में इस तरह के फूड नहीं मिलते हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि सरकार को रेवेन्यू भी चाहिए और सरकार ये सख्त कदम नहीं उठा सकती है रेवेन्यू के लिए। लेकिन हमने देखा है कि सिगरेट और शराब का विज्ञापन सरकार को नहीं मिल रहा है पैसे, क्योंकि वो अलाउ नहीं करते हैं। तो उसी तरह से जिस तरह से वो सरकार ने सेक्रीफाइस किया रेवेन्यू का शराब के मामले में, सिगरेट के मामले में, क्या नूडल्स के मामले में या और दूसरे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो हानिकारक है उस मामले में सरकार उसके विज्ञापन पर रोक नहीं लगा सकती है? जैसा कि अभी आपने कहा, बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं और इन विज्ञापन से बच्चे भी प्रभावित हो सकते हैं। हाँ, सरकार को अगर ठीक से इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाए, जो एक्सपर्ट्स जो भी बॉडी सरकार को एडवाइस करता है कि अगर आप रेवेन्यू तो मिल जाएगा, अगर आपको रेवेन्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं टैक्स पे, पर आपका जो लॉस ड्यू टू पुअर हेल्थ, क्योंकि ओबेसिटी से हम अभी तक जैसे सबका विचार है कि ओबेसिटी बढ़ रहा है और अल्ट्रा प्रोसेस फूड से बहुत फास्ट बढ़ता है, इसका शुगर कंटेंट ज़्यादा रहता है, सॉल्ट कंटेंट, और इसमें क्या होता है कि एक प्रकार से एडिक्शन हो जाता है। इसमें जो शुगर जाता है तो ब्रेन में सडनली फील गुड फिनोमिना होता है, उसके बाद फिर से 1 घंटे बाद फिर से भूख लगेगा। तो ये एक प्रकार से ओबेसिटी यहाँ तक कहे है कि आपने तो कहा लॉन्ग टर्म में, हम कहते हैं शॉर्ट टर्म में भी हार्मफुल है। यहाँ पे स्टडीज़ किए उन्होंने, रैंडमाइज स्टडीज़ किए है कि जो फास्ट फूड में अगर ले तो उनका करीब 15 दिन में 1 kg वजन बढ़ जाता है अगर एडिक्शन हो जाए तो। और इससे क्या है कि हम यह तक कि कहते हैं कि डायबिटीज़ कैपिटल हम बन गए हैं इंडिया, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह तो है, पर हमारा जो हमने अभी कोविड के दौरान जो हमने डेटा एनालिसिस किया था और बाकी कई एक्सपर्ट्स ने भी किया था, हाई ओवरवेट मैक्सिमम जो कोमोबिडिटी था जिसमें कोविड से ज़्यादा डेथ्स हुए वॉज इन दी ओवरवेट ओबीस पॉपुलेशन। तो ओबेसिटी से हम ये भी कहेंगे कि अगला पैंडेमिक अगर हमारा आता है, वायरल इन्फेक्शन का भी आता है, तो ओबेसिटी अगर रहेगा तो हमारा पॉपुलेशन वल्नरेबल रहेगा। प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट पैंडेमिक में ओबेसिटी कंट्रोल शुड बी नंबर 1। तो इमीडिएट भी हमको ओबेसिटी से जल्दी हमको हाई डेथ रेट के चांसेस है शॉर्ट टर्म में ड्यू टू इन्फेक्शंस, और लॉन्ग टर्म में तो है ही ओबेसिटी वगैरह। तो अगर सरकार को बताया जाए कि टैक्स से आपको ठीक है सारा रेवेन्यू आप सेक्रीफाइस कीजिए, एडवर्टाइजमेंट बैन कीजिए, सेक्रीफाइस कीजिए, तो इससे आपको हेल्थ बजट का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, क्योंकि पीपल विल बी हेल्दियर। तो ये ऐसे करके एक एनालिसिस करना चाहिए, इकोनॉमिक एनालिसिस। डॉक्टर साहब, चूंकि मेडिकल पर्सपेक्टिव में बात हो रही है, तो ओबेसिटी के अलावा क्या ऐसे खतरे हैं इस तरह के मिलावटी खानों से? मतलब मैं सिर्फ फास्ट फूड और जंक फूड की बात नहीं कर रहा हूँ, जो केमिकल्स मिले हुए खाने भोजन होते हैं, उससे इमीडिएट इम्पैक्ट क्या पड़ता है बच्चों पे भी और बड़ों पे भी? इमीडिएट देखिए, कई जगह तो अभी स्पाइसेस में कई जगह पाए गए हैं हमारे जो मसाले में लेड का मात्रा ज़्यादा है। तो लेड वगैरह तो काफ़ी हानिकारक है, उसमें हमारा जो इंटेलिजेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, आईक्यू के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ब्रेन फंक्शनिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और एनीमिया वगैरह हो सकता है। और इसके अलावा
और भी कई चीज़ें क्या है कि इसका ठीक से रिसर्च नहीं हुआ है। कई हमारे जो भी डैमेज है, ऑर्गन डैमेज है, किडनी और लीवर पे तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा, और कैंसर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं कहते हैं, पर ठीक से रिसर्च करना भी मुश्किल है क्योंकि हम हर पदार्थ में हमारे अभी अल्ट्रा प्रोसेस्ड है। तो अभी कौन सा केमिकल क्या कर रहा है, इसके लिए रिसर्च वुड बी क्वाइट, काफ़ी बने रिसर्च के लिए टाइम लगेगा, और इसमें फंड्स भी लगेंगे, और अपना विल भी होना चाहिए, रिसर्च करने का विल भी होना चाहिए। डॉक्टर साहब, फिर वही सवाल उठता है, हम क्या करें, क्या खाएं? अभी हाल ही में एक खबर आई थी, और बल्कि एक रिपोर्ट आई थी कि कुछ मसालों में केमिकल्स पाए गए हैं खतरनाक लेवल्स के। मसालों के अलावा छोड़ दीजिए, हम आज शान से ये नहीं कह सकते हैं कि हमने तो आज फल खाया है या हमने जूस पिया है, वो भी मिलावटी हैं। आपको लगता नहीं कि एक स्ट्रांग पॉलिसी और एक स्ट्रांग सजा वाले कानून की जरूरत है? क्योंकि हम कुछ भी, हमारा किचन पूरा जहर से भरा हुआ है, हम कुछ भी नहीं खा सकते जो हमारे सेहत के लिए फायदेमंद हो। बिल्कुल ठीक बोला, हमारे कानूनी कमजोरियां बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि अभी हमारे पास कोई कानून नहीं है कि हम विज्ञापन को ऊपर रोक लगाए। इसके लिए हमको कानून में बदलाव लाना पड़ेगा, और हमारे जो सेलिब्रिटीज़ है, जैसे फिल्म स्टार्स है, क्रिकेटर्स है, इनको भी हमको, इनके ऊपर भी थोड़ा रोक लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये आजकल पैसे के लिए कुछ भी एडवर्टाइज कर देते हैं, थम्स अप एंड कोको कोला। अगर वो तेंदुलकर को कोई देखेगा तो बच्चे के ऊपर बहुत ख़राब असर पड़ता है, और फिल्म स्टार्स भी ये करते हैं, थंडर वगैरह, थम्स अप, और तो ये इनको यहाँ ऊपर तक कि गुटखा का भी करते हैं। तो ये तो गलत है। इसमें एक एक खिलाड़ी था जो कि रोल मॉडल होना चाहिए, आई थिंक 20 साल पहले, जो इंडिया का नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर था, गोपीचंद, कूला गोपीचंद। वो शायद इंडिया नंबर 1 या वर्ल्ड नंबर 1 हो गया था, इंग्लैंड ट्रॉफी जीत के आया था, और उसको ऑफर किया था शायद कोको कोला कंपनी ने या ऐसा कोई ने कि आपको करोड़ों देंगे विज्ञापन के लिए। तो उसने इसको ठुकरा दिया, बोला ये हम यूथ को गलत मैसेज इससे पहुंचेगा। तो ऐसे अगर रोल मॉडल होने चाहिए। बाकी हमारे आजकल जो क्रिकेटर्स हैं वो क्रीज में कम टाइम बिताते हैं और एडवर्टीजमेंट में ज़्यादा टाइम बिताते हैं। तो ये एक ये है, इसके लिए जो सेलिब्रिटी का बहुत असर होता है। हम आप ऐसे शो करेंगे उसका असर नहीं होगा, पर अगर कोई सुपरस्टार करेगा या कोई क्रिकेट प्लेयर कुछ करेगा, और यहाँ तक के जो मैचेस भी होते हैं उसमें स्टेडियम में वगैरह सब एडवर्टीजमेंट्स रहते हैं, आपने देखा होगा। तो ये तो काफ़ी टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि इनडायरेक्टली मैसेजेस जाते रहते हैं। आपका कोको कोला, थम्स अप, तो कभी टी शर्ट में, कभी जूतों में, कभी इस टाइप के लोगोज रहते हैं। तो ये सब में थोड़ा इंटरनेशनल कुछ ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये खाली ग्लोबल ये है प्रॉब्लम है। सर, नूडल्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स तो छोड़िए, अभी वेस्टर्न कंट्रीज में एक सर्वे हुआ था जिसमें 99% आइसक्रीम अल्ट्रा प्रोसेस पाए गए, और जो 1% नहीं पाए गए वो इतने महंगे थे कि आम आदमी खरीद ही नहीं सकता है। तो क्या हमारे देश में भी अब यही स्थिति बन रही है? बन जाएगी, क्योंकि हमारा अभी मिडिल क्लास जो है, हो सकता है उनका जो परचेजिंग पावर वेस्टर्न कंट्री के मिडिल क्लास से ज़्यादा हो। हमारे मिडिल क्लास काफ़ी अभी इकोनॉमिक रैपिड, हम बिग इकोनॉमिक पावर बन रहे हैं, और सबसे ज़्यादा हमारा कंजम्पशन मिडिल क्लास, इवन जो लोअर मिडिल क्लास, इवन हमने सर्वे किए थे हमारे जो फील्ड प्रैक्टिस एरिया में, रूरल एरियाज़ भी है, तो हमने पाया था कि अभी रूरल एरिया में भी ओबेसिटी बढ़ रहा है, और कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड बढ़ रहा है, बल्कि ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि उनको और कम अवेयरनेस है। उनको क्या है कि जल्दी पैसा आता है, तो वो सोचते हैं कि हमारा एक स्टेटस सिंबल है कोको कोला पीना या थम्स अप पीना। पानी जैसे मैं देखा, पानी जैसे खाने के साथ थम्स अप का बॉटल रहेगा, पानी का बॉटल नहीं रहेगा। तो ये सब एक काफ़ी मतलब हानिकारक है, और ये एक एडिक्टिव भी है। उसमें अभी आपने देखा होगा जो अभी केस हुआ था, आप बता रहे थे ये लेमन टी के ऊपर एक कोई फूड लैब ने पाया कि उसमें सैकरिन है, तो वो हाई पर अनपर में, तो उसको फिर चैलेंज किया, तो दूसरे फूड लैब में भेजा, तो वहाँ बताया कि कैफीन है, और इससे कि
केस कमजोर हो गया, वो बोला कि दोनों रिपोर्ट कंट्राडिक्टरी है, तो ये उसका अगेंस्ट केस कमजोर हो गया। देखा जाए तो दोनों, कैफीन से भी एडिक्शन होता है और सैक्रिन से भी आपका लेवल कहते हैं कि हानिकारक है। तो ये अभी ये सब चीज़ें में क्या होता है कि कुछ माइनर टेक्निकल पॉइंट्स में हमारे फूड लैब भी, हमारे पास इतने एडिक्वेट फूड लैब नहीं है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतने ज़्यादा इंडस्ट्रीज है, और हम क्या कर रहे हैं अभी, इंडस्ट्री फ्रेंडली बन रहा है हमारा जो गवर्नेंस है। वी वांट टू प्रमोट इंडस्ट्री, और कई वर्कर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इतने ज़्यादा इंडस्ट्रीज है, तो उसके जितने होने चाहिए हमारे पास फूड इंस्पेक्टर्स इतने नहीं है, हमारे पास इतने पब्लिक हेल्थ लैब्स नहीं है। तो इसका अगर टेस्टिंग करना तो बहुत ही मतलब इट इज़, इसको ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर, हमको टेस्टिंग मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी जाके हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। अभी जो आपने रिपोर्ट की बात की, मैंने शुरू में उसी का जिक्र किया था। केरल हाई कोर्ट ने यह पाया कि लैब टेस्ट में की रिपोर्ट में कुछ है और एनालिस्ट की रिपोर्ट में कुछ है, और ये ग्रीन आइस टी, जो मिंट फ्लेवर्ड आइस टी है और लेमन फ्लेवर्ड आइस टी है, उसमें पाया गया, इसलिए केस, अदालत को केस खत्म करना पड़ा। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल ये भी पूछना चाह रहा था कि ज्यूरिक में हाल ही में एक स्टडी हुई जिसमें कहा गया कि ह्यूमन बॉडी में करीब 3600 फूड पैकेजिंग केमिकल्स पाए गए। 3600 फूड पैकेजिंग केमिकल्स पाए गए, इनमें से 100 बहुत ही खतरनाक किस्म के थे। ये तो उन्होंने कहानी बताई स्विट्जरलैंड और यूरोप के कई कंट्रीज की। हमारे देश में कितना हो सकता है, क्या हो सकता है, जहां की भगवान के प्रसाद में भी बनाने में भी चर्बी, जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल कर देते हैं, उससे बने घी का इस्तेमाल कर देते हैं। बिल्कुल आपने सही बोला है। जैसे मैं बताया कि इसका तो कोई प्रकार का हमारे पास मॉनिटरिंग हो नहीं पा रहा है, हमारे पास सोफिस्टिकेटेड लैब्स नहीं है, पर इसका असर दिख रहा है हमको। अभी देखेंगे आप, किडनी ट्रांसप्लांट बढ़ गए हैं, किडनी फेलियर्स बढ़ गए हैं, नॉर्मल लोगों में किडनी फेलियर, क्योंकि लॉन्ग टर्म जितने भी ये केमिकल्स होते हैं ना, बॉडी निकालने की कोशिश करता है। बॉडी जब निकालता है तो लिवर के ज़रिए और जो किडनी के ज़रिए ये फाइनल पैसेज है, तो ये इनके ये दो ऑर्गन्स बहुत वाइटली डैमेज हो जाते हैं। कोई भी अगर हानिकारक केमिकल बॉडी में हो तो लिवर और किडनी हमारे लिए, लिवर के पास फिर भी थोड़ा कैपेसिटी रहता है अपने को रीजनरेट करने का, किडनी काफ़ी वल्नरेबल हो जाता है। तो अभी आप देखेंगे हाई किडनी फेलियर से हाई ब्लड प्रेशर भी होता है, तो ब्लड प्रेशर के केसेस भी बढ़ेंगे और किडनी डैमेज भी होता है लॉन्ग टर्म में। तो अभी देखेंगे किडनी ट्रांसप्लांट बहुत हो रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ धंधे भी चल रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट के, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के। तो इसमें भी एक कॉस्टली हो गया है हमारे लिए, और ये पता नहीं चलता क्योंकि ये एक प्रकार के स्लो पॉइजन्स है। लॉन्ग टर्म में कॉज इफेक्ट को एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर अगर हम अच्छे से अगर डेटाबेस करें तो हमको पता चलेगा कि किडनी डिजीज़ बढ़ रहे हैं या लिवर डिजीज़ बढ़ रहे हैं या फैटी लिवर भी हो रहा है आजकल। पहले फैटी लीवर किस में होता था, जो लोग शराब पीते थे, अल्कोहलिक्स में। अभी नॉन अल्कोहलिक्स में भी फैटी लीवर होता है। कई ऐसे हेपेटोलॉजिस्ट बोलेंगे कि फैटी लीवर होता है। हो सकता है कि शायद ये सब से हो रहा हो फैटी लीवर, बिकॉज मैंने कहा जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये लीवर में जाते हैं पहले। तो ये इसके ऊपर भी रिसर्च नहीं है, पर जितने भी हेपेटोलॉजिस्ट हैं उन लोग अभी चेतावनी दे रहे हैं कि लाइफस्टाइल से या इससे हो सकता है, ये लाइफस्टाइल के साथ ये अनहेल्दी फूड्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स का योगदान हो इसमें। डॉक्टर साहब, आम आदमी क्या करें? हम जंक फूड नहीं खाएंगे, जो नुकसान वाली चीजें हैं जो हम जानते हैं, मान लीजिए हम नहीं खाएंगे। हाँ। लेकिन जो सेहत वाली चीजें हैं उसमें भी दूध में मिलावट है, घी में मिलावट है, हम क्या खाएं? क्या फल में मिलावट है, क्या करें? कम से कम इतना कर सकते हैं कि मात्रा कम हो सकता है। अभी हम अगर घर में जो खाना बनाते हैं वो घर में हमारे प्रोसेसिंग थोड़ा होता है, पर अल्ट्रा प्रोसेस्ड में क्या है कि 5 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं, उसके अलावा कुछ केमिकल ऐड करते हैं जिसके बारे में जानकारी नहीं रहता है। उसमें कुछ ऐसे नंबर दिए जाएंगे, कोड दिए जाएंगे, इमल्सिफाइज दिए जाएंगे, स्टेबलाइजर दिए जाएंगे। तो ये आपको इसके बारे में आपको मालूम नहीं है तो ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड हो जाता है, अननोन मोर देन 5 ये। तो घर में हम जो करते हैं तो घर में हम उसको एटलीस्ट ठीक है मानते हैं, दूध में थोड़ा मिलावट होगा, दूध में थोड़ा बहुत होता है, उसको मेरे को लगता है थोड़ा सोडियम बाइकार्ब वगैरह डालते हैं जिसमें दूध फट ना जाए, पर थोड़े कम केमिकल्स होंगे उसके लिए। और अगर हम अच्छे सोर्स से लें दूध को
जो कि रेप्यूटेड ये है, जो कि हम दूध में भी ये है कि आजकल जितने कोऑपरेटिव है ना, वो अलग अलग छोटे छोटे ट्रेडर्स अपना मिल्क कोऑपरेटिव में देते हैं, तो वो क्या है, उसका भी क्वालिटी कंट्रोल अनऑर्गेनाइज हो जाता थोड़ा। तो ठीक है, पर आप जो घर में जो खाना बनाते हैं या होम कुक्ड फूड है, उसमें उतना ही कर सकते हैं। और आजकल क्या है कि बहुत जैसे मैंने बोला, वर्किंग वुमेन बहुत है, उनको टाइम नहीं है, तो आजकल क्या फूड पैकेट्स भी आते हैं अल्ट्रा प्रोसेस, जिसको कि आप इमीडिएटली गर्म करो तो खाना बन जाता है। बिरयानी मसाला, चिकन मसाला या पनीर मसाला, तो वो उसके जगह आप अपना, जैसे अपने खुद के घर में अगर वर्किंग वुमेन को टाइम नहीं है, तो वो कुछ अपना हाउस हेल्प को हायर कर सकते हैं, हाउस हेल्प को भी गाइड कर सकते हैं, और उसको भी एक एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। तो ये एक प्रकार से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो सकता है। या आजकल जैसे डब्बा वाला होते हैं, डब्बा वाला लोग अपने घर में खाना बना के देते हैं ऑफिस वर्कर्स को, तो वो डब्बा वाला एसोसिएशन को हम जानकारी दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, क्या डॉक्टरों की संस्था आईएमए या कोई और दूसरी संस्था ने सरकार पर दबाव बनाने की कभी कोशिश की है, कुछ लिखा है? अभी एक है, जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर अरुण गुप्ता है, वो एक एनजीओ चलाते हैं फूड एडवाइजरी, पहले वो गवर्नमेंट के फूड न्यूट्रिशन एडवाइजरी कमेटी में भी थे, और एक है एनजीओ है, पर आईएमए की तरफ से मेरे को कोई जानकारी नहीं है।